हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ील क्लासेस। और मेरा नाम है पंकज और आज हम स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पढ़ाने का दो तरीका है। एक हमारा आएगा आपकी स्क्रीन पर आएगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और एक हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोनों हम मेथड यूज़ करेंगे। ओके, चलो एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एटम आया कहाँ से? एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स कि जिसको ब्रेक नहीं किया कर सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और जिससे सारे एलिमेंट मिलके बने हुए हैं और उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर उसको ब्रेक करेंगे तो वो एटम होगा ही नहीं। ओके, तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स एटम इज इनडिविजिबल। बट मॉडर्न उसके बाद धीरे धीरे मैथड्स आए। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एटम जो है सब एटॉमिक, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो उन पार्टिकल्स को बोला गया बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक एटम है हमारे पास, और एटम किस किस में डिवाइड है? इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सेंटर में तो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर रिवॉल्व करेंगे और वो हमारा बनेगा एटम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एटम्स जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं या कुछ डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो कुछ दो रूल्स हैं हमारे पास अभी। फर्स्ट है जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहले बच्चों पहले पढ़ लो। हाँ, फर्स्ट रूल जो है, जो भी रिएक्शन होगी दो प्रोडक्ट के बीच में, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? ए एंड बी, और प्रोडक्ट क्या है? सी एंड डी। ओके, तो ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गए प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन? फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ठीक है, मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी एटम को हम, मास किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तो जो एटम है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, दो पार्टिकल्स या दो एटम आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट में ना तो नए एटम्स बनेंगे और ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होंगे, सिर्फ एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। एंटोनी लेवोजियर ने ये बताया था कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का वो कंजर्व रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये दिया था जोसेफ प्रूस्ट ने। जोसेफ प्रूस्ट ने ये बोला कि जो भी कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, आपको पता ही होगा। तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, लेकिन उसमें जो उनका मास का रेशो होगा वो 1:8 का होगा। यानी 1 रेशो तो किसका होगा? हाइड्रोजन का, और 8 किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो आप कहीं का भी वाटर ले लो, आप कहीं का भी वाटर ले लो, तो ये रेशो बराबर रहेगा। आप सी वाटर ले लो, या फिर आप लेक का वाटर ले लो, या फिर आप किसी रिवर का वाटर ले लो, या पॉन्ड का वाटर ले लो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो हमेशा 1:8 रहेगा। ठीक है, इसलिए जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उनका रेशो हमेशा सेम रहेगा। वाटर का रेशो, अगर आपको मून पे भी वाटर मिल गया तो वहाँ पे भी वाटर का जो रेशो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वाटर में, वो 1:8 का ही रहेगा। तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी वो जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज एक मॉलिक्यूल लूँ मैं वाटर का, तो वो बनेगा 1:8।
ठीक है, तो इसी रेशो में बढ़ता रहेगा 2:16, या मैं बोलूँ 3:48, 3:48, 3:24 सॉरी। तो ये रेशो हमेशा बराबर रहेगा। भाई वाटर का मास बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो रेशो, लेकिन वो मास बढ़ जाएगा तो रेशो वही रहेगा 1:8 का। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कुछ उस टाइम में क्या था, पुराने टाइम पे जो साइंटिस्ट होते थे वो स्टडी करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे। वो जैसे हम लोग स्टडी करते हैं कॉलेज में, वैसे ही साइंटिस्ट भी कॉलेज में स्टडी करते थे। वो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी और वो लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते थे। रिसर्च करने के बाद वो क्या करते थे कि अपनी थ्योरीज देते थे। थ्योरीज देने के बाद भाई रिसर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके बाद वो उनसे कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ की डिस्कवरी करते थे। उसके बाद उस डिस्कवरी को प्रूव करना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह डाल्टन्स ने क्या करा, उसने कुछ साल रिसर्च करके अपनी एक थ्योरी दी। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिला। डाल्टन्स ने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है, जो भी मैटर है हमारे पास, हवा है, पानी है, मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, जो भी है वो टाइनी पार्टिकल से मिल बना हुआ है, उनको बोलेंगे एटम्स। एटम्स जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे सारे मैटर मिलके बने हुए हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और मतलब डिवाइड मतलब सबसे छोटा एटम ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। प्लस एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल मीन्स जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। तो एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और एटम को हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बोला गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। अब एक एलिमेंट का मैं एटम लूँ, सपोज मैंने गोल्ड का एटम लिया और एक आयरन का एटम लिया, तो दोनों का जो मास होगा या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी वो अलग अलग होंगी। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम लूँ या ऑक्सीजन का एटम लूँ, तो दोनों के एटम की प्रॉपर्टीज़, उनकी साइज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का एटम सेम नेचर का नहीं होगा। ओके, सब सेम साइज एंड नेचर का नहीं होगा। Atoms, compounds are formed by combination of atoms of different elements in fixed simple whole number ratios. तो जो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड क्या होता है कि जो जब कुछ एटम्स, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो दो हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन का कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। तो वाटर क्या हो गया, कंपाउंड। और हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल। तो दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, वाटर का कंपाउंड बनाया। तो उसमें क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो फिक्स्ड होल नंबर में आएंगे, यानी दो हाइड्रोजन आए, एक ऑक्सीजन आया, फिर चार हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 हाइड्रोजन आए और 2.3 ऑक्सीजन आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी वैलेंसी कितनी है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी भी आपके उसमें डेसिमल फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 इस रेंज में आते रहेंगे। भले मिलियंस हो जाएंगे, लेकिन कभी भी 1.3 इलेक्ट्रॉन, 1.4 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नॉट देयर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी बताया आपको, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट, जब कोई एलिमेंट्स के एटम्स आपस में रिएक्ट करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन होगी उसमें नए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और ना ही पुराने प्रोडक्ट, नए एटम्स नहीं बनेंगे और ना ही पुराने एटम डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें एटम इधर से उधर चले जाएंगे,
एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा सकते हैं, लेकिन नए एटम नहीं बन सकते हैं और पुराने एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, सॉरी, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पहले तो इसकी थ्योरी मान ली गई, लेकिन धीरे धीरे कुछ नए डिस्कवरीज आई। जैसे स्कॉलर, जैसे ये डाल्टन स्कॉलर था, उसी तरह और भी स्कॉलर्स थे और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ डिस्कवरीज करी। उन्होंने क्या करा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल इन्होंने डिस्कवर किया। क्योंकि उस टाइम में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसकी डिस्कवरीज में कई सालों लग जाते थे। तो कुछ उन्होंने साइंटिस्ट ने बोला कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बच्चों उनसे भी छोटे होते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की जैसी डिस्कवरी हुई, वैसे ही ये बात हटा दी गई कि जो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल है और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता। तो ये गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई जो आइसोटोप्स वगैरह, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द, अब जैसे कोई आइसोटोप होता है, उसमें जैसे आगे पढ़ेंगे, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और अलग मास नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, लेकिन जो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप आप बेसिक समझ लो कि एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो किसी भी एटम का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा? उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर पर। अब हुआ क्या कि जैसे किसी मैंने एटम का मास लिया, तो उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मैंने ऐड किया तो मेरा मास आया। अब किसी एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन है और दूसरे के अंदर 2 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, यानी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर क्या है? 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो हमारे पास आइसोटोप्स आए हाइड्रोजन के 3, ठीक है। प्रोटियम, इसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं प्रोटियम, सेकंड को बोलते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये, लेकिन इसने जो डाल्टन था वो इन सब चीज़ों को नहीं बता पाया कि ये क्यों हो रहा है, कि हाइड्रोजन तो है लेकिन ये 3 हाइड्रोजन का मास अलग अलग क्यों है। क्योंकि उसने तो बोला कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, लेकिन इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। अब जैसे ही इनकी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, वैसे ही आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुए, तो इसकी ये बात बिल्कुल हट गई कि भाई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये आइसोटोप्स आ कहाँ से रहे हैं। ओके, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे डाल्टन्स के। उसके बाद हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब फिर डिस्कवरी हुई एटम्स की। तो बच्चों अब एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होता है? एटम इज द एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज मतलब जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस एटम पे डिपेंड करेंगी। मतलब आयरन की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? वो आयरन गोल्ड की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी? उसके एटम पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि गोल्ड शाइन करता है। तो वो क्यों शाइन कर रहा है? क्योंकि उसके एटम की ऐसी प्रॉपर्टीज है। आयरन स्ट्रांग है तो वो क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उसके एटम की ये प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एटम के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सेंटर में तो क्या हो गया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और रिवॉल्व करने वाले क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस मीन्स सेंटर में स्टोर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ ऐसे
चक्कर लगाते हैं। तो सेंटर में तो क्या हो गया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फॉर सिंगल एलिमेंट एटॉमिसिटी इज 1 मीन्स, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जैसे चक्कर लगाएंगे तब कोई भी अच्छा कोई भी एलिमेंट है उसकी, जैसे मैंने बोला कि अब एक एटम है, तो एक एटम के लिए उसके अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। हमारे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी अगर मैं इसको सबको डिवाइड कर दूं तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और उसको पॉजिटिव में ले जाऊंगा तो इतना हो जाएगा। यानी 1 kg के अंदर इतने मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन जितनी वैल्यू होती है उतने प्रोटॉन्स आते हैं। यानी प्रोटॉन तो बहुत ही छोटा हो गया, जिसको किसी किसी माइक्रोस्कोप किसी चीज़ से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो 10,000 टाइम्स छोटा है, 10,000 से भी ज़्यादा टाइम्स छोटा है किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो जब भी, इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी किसी एटम का मास लेंगे तब इलेक्ट्रॉन के मास नेग्लिजिबल मानेंगे और जो मास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। ठीक है, फिर होता है बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझना वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है कि किसी एटम में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की टेंडेंसी को वो क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है वैलेंसी में बच्चों कि कोई भी एटम होता है वो होता है स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए जैसे मैंने बोला कि मैंने आपकी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने की, लेकिन आपने 1 चपाती खाई। ठीक है, तो आप अनस्टेबल रहेंगे कब तक, जब तक आप 1 और चपाती नहीं ले लेते, यानी आप 2 चपाती नहीं खाते एक बार में। ठीक है, इसी तरह एटम भी होता है, वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए ये बोलते हैं इनके जो ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट क्या होते हैं, जैसे ये एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्टेट है, जैसे फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2। फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2। सेकेंड ऑक्टेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। तो मैक्सिमम, जब भी किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो एटम क्या होगा, केमिकली स्टेबल होगा। किसी एटम को केमिकली स्टेबल करने के लिए उसके शेल में, आउटरमोस्ट शेल में फुली इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो सपोज किसी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी और कुछ भी नहीं है, जैसे हीलियम है, तो ये क्या है, केमिकली स्टेबल। तो सारे जो एटम्स होते हैं वो केमिकली स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, केमिकली स्टेबल होना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि सपोज मैंने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो ये क्या स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। भाई यहाँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दे तो भैया ये बिना शेल के हो जाएगा,
या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, सपोज ने गेन कर लिया, तो उसने क्या बनाया, गेन करने के बाद क्या हुआ, अच्छा कोई एटम जो होता है, वैसे अगर किसी एटम की बात की जाए तो नॉर्मल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी न्यूट्रल का मतलब है कि अच्छा एटम क्या होता है, हाँ अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, हाँ चार्ज के बारे में। चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, और इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये इनका चार्ज होता है, ये भी आप नोट कर लेना। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक एटम जो होता है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन न्यूट्रल तो हो गया लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ। अब हाइड्रोजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी नेट चार्ज क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, नेगेटिव। सपोज अगर हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये वाला भी लूज कर देगा, तो आप क्या बनाएगा, H+। ठीक है, तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसकी वैलेंसी आ गई +1। ठीक है, आगे समझेंगे, थोड़ा और समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बोला कि वैलेंसी क्या होती है, एबिलिटी टू लूज, गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या शेयर करके क्या बनाएगा, अपना ऑक्टेट फिल करेगा। फिल करने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -2। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बनाएगा O-2। अब ये स्टेबल हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये या शेयर करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो वो टेंडेंसी किसी एटम की गेन करने की, लूज करने की या शेयर करने की, जिसके बाद कोई एटम स्टेबल हो जाता है, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। हर एटम की वैलेंसी अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी हमारे पास, +1 -1। हाँ, तो कहाँ थे हम, हाइड्रोजन जो था, हाँ तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की +1 और -1। +1 कब होगी, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और -1 कब होगी, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो उसकी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये स्टेबल हो गया और उसने क्या बनाया, O-2। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई, -2। ठीक है, तो किसी भी एटम के लिए वैलेंसी क्या होगी, हर एटम के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, देखिए अब मैंने एक डायग्राम भी है हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ एटम। देखो इसमें और ढंग से समझाया है, कैपेसिटी ऑफ एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट, है ना। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, Na का मतलब क्या है, सोडियम। हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम दे रखा है। सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, 1। ओके, क्लोरीन है,
क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ठीक है 7 है। तो इसने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 1, ठीक है। तो दोनों के इसकी +1 होगी, चलो इसमें 1 ही बताया है और इसने भी 1 बताया है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? अच्छा शेयर करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अच्छा ये सोडियम तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इज इक्वल टू वैलेंसी, नंबर ऑफ लूजेस इलेक्ट्रॉन लूजेस इज इक्वल टू वैलेंसी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एन एटम इज ऑल्सो इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई और डाउट है तो हम उसको और थोड़ा एलोबरेट करेंगे वैलेंसी को, ठीक है। जैसे हमारे पास कौन से हैं? सोडियम, कुछ मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो बच्चों याद रखना जो मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है? प्लस में। मेटल्स की वैलेंसी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या रहेगी? वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, है ना। तो बच्चों एक बात और, अगर आपको ये वैलेंसी लर्न रखनी है तो सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिए कि 20 तक एलिमेंट्स के नेम लर्न कीजिए, ठीक है। तो ये आज आपका टास्क है, आपको 20 तक एलिमेंट्स के नेम लर्न करने हैं। नेम मतलब हम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल चलेंगे, जो सबसे ऊपर आता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा आता है लिथियम, चौथा क्या होता है? बेरिलियम, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, बेरिलियम। फिफ्थ होता है बोरोन। 20 तक आपको एलिमेंट के नेम याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये 10 हो गए एलिमेंट। इसके बाद 11 आता है सोडियम, इनके नेम और इनके सिंबल भी ध्यान रखना है आपको, है ना। नियॉन, फिर आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस PHORUS, स्पेलिंग आप देख लेना, फॉस्फोरस PHOPHURUS, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड लास्ट इज कैल्शियम, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको लर्न रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अकॉर्डिंग टू आपको सीक्वेंस पूरा याद रखना है इसको, क्योंकि ये क्या है? नंबर भी है और ये इनका एटॉमिक नंबर भी है, तो इसी पे डिपेंड करेगा कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी, है ना। जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1, पोटेशियम की क्या है? +1, सिल्वर की +1, कॉपर की +1। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2, जिंक की +2, आयरन की +2, कॉपर की +2,
एल्यूमिनियम की +2, देन वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की हो जाएगी हमारे पास +3, आयरन की +3, देन वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अच्छा हाइड्रोजन की +1 -1 दोनों होती है। फिर नॉन मेटल्स में क्या क्या होते हैं, हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन का क्या बन गया, हाइड्राइड बन गया H-, फिर क्लोराइड हो गया, फिर ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया। ऑक्साइड की क्या हो जाएगी -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, सल्फाइड की -2 होती है, नाइट्राइड क्या होती है -3 होती है। इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी अपनी कुछ, उनकी भी कुछ वैलेंसी होती है, जैसे अमोनियम की हो गई NH4+1, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट की हो गई NO3-1, बाइकार्बोनेट HCO3-1, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, सल्फाइड SO3-2 और सल्फेट क्या होता है SO4-2। इसे फॉस्फेट क्या होता है PO4-3। तो ये आपको वैलेंसीज हैं कुछ, मैंने टेबल बना रखी है, वो इंपॉर्टेंट की ये आपको लर्न रखनी है। इसके अलावा आपको इनके नेम्स भी लर्न रखने हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी अपनी बुक्स जो भी हैं उनको थोड़ा टटोलिए, थोड़े आप मेरे लेक्चर देखिए, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, थोड़ा गूगल कीजिए, भाई आपके पास गूगल के वो नहीं है तो आप मुझसे डाउट और पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमको और आगे पढ़ाएंगे कि कैसे ये लोग, ये कैसे इनकी ये एटॉमिक नंबर कहाँ काम आते हैं और कैसे कैसे इनकी वैलेंसीज निकालते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए ज़ील क्लासेस का चैनल, और नेक्स्ट आप लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि हम आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। और हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द लेक्चर आपका इसमें कवर हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।